अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर हमने मेंडल और उसके काम को, मेंडल और उसके वर्क को जो है जेनेटिक्स के अंदर बड़ी तफसील के साथ देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ये एमडी कैट और सेकेंड ईयर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जो हैं इसको पढ़ के फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक एक पॉइंट आपके सामने जो है वो पेश किया जाएगा। जो रेड कलर में पॉइंट्स लिखे जाएंगे वो एमसीक्यूज़ होंगे। इन पॉइंट्स को आपने गौर से समझते जाना है। सबसे पहले ये बताएंगे कि ये जो मेंडल है, मेंडल का जो पूरा नाम था वो है ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल। अब ये जो ग्रीगर जॉन मेंडल है, अगर इसकी मज़ीद बात की जाए तो आप लाजमी तौर पर याद रखेंगे ये जो है ऑस्ट्रिया के अंदर एक पादरी था और पादरी को हम मॉन्क कहते हैं। तो आप बताते जाएंगे कि ही वॉज ऑस्ट्रियन मॉन्क। ऑस्ट्रियन मॉन्क का क्या मतलब है कि ऑस्ट्रिया के अंदर जो है वो क्या था, एक पादरी था। पादरी कहते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ईसाई जो मज़हब है उसके अंदर जो गिरजाघर होता है वहाँ पे काम करने वाले लोग पादरी कहलाते हैं। तो उनको हम कहते हैं ऑस्ट्रियन मॉन्क। मतलब ये जो मेंडल था वो ऑस्ट्रियन मॉन्क था और इसका पूरा नाम जो है ग्रीगर जॉन मेंडल था। अब अगर मज़ीद बात की जाए इसने क्या किया था, ही फार्मुलेटेड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड्स। इसने क्या किए थे, जो ट्रेड्स हैं, जो खसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, उनके बुनियादी प्रिंसिपल को फार्मुलेट करवाने वाला जो साइंसदान है उसका नाम क्या है, ग्रीगर जॉन मेंडल है। तो बताते जाएंगे इसने क्या किया है, ही फार्मुलेटेड, इसने फार्मुलेट कर दिया, इसने पेश किया। क्या पेश किया तो आप बताते जाएंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बुनियादी असूल पेश कर दिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड्स, वो खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, वो खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में दाखिल होती हैं, वो खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, उनको हम कहते हैं ट्रेड्स। और ये जो ट्रेड्स हैं उनके बुनियादी जो प्रिंसिपल हैं, असूल हैं, उनको पेश करने वाला जो साइंसदान है वो कौन है, ग्रीगर जॉन मेंडल है। अब इसी वजह से इसको पॉपुलरली, मतलब कि बहुत ही ख़ास तौर पर क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मतलब कि इसको हम क्या नाम देते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि जेनेटिक्स के अंदर, या जेनेटिक्स जो है उसका फादर, उसका बानी, उसका बाप किसको कहा जाता है, तो लाजमी तौर पर आप माइंड में रखेंगे कि ये जो मेंडल है इसको हम क्या नाम देते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम देते हैं। अब एक और पॉइंट, ये जो आपके पास मेंडल है, मेंडल को जो है हम क्या नाम देते हैं, ही वॉज पियोनीर्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल जेनेटिक्स। जो क्लासिकल जेनेटिक्स है, तो क्लासिकल जेनेटिक्स जो है उसका आगाज करने वाला, उसका पियोनीर जो है वो किसको कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो क्लासिकल जेनेटिक्स है उसका आगाज, उसका स्टार्ट किस साइंसदान ने करवाया, ग्रीगर जॉन मेंडल ने करवाया। इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, ही वॉज पियोनीर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। अब अगर मजीद देखा जाए इसका जो काम था, उसका जो वर्क था, हिज वर्क बिकम बेसिस ऑफ मॉडर्न हेरिडिटी थ्योरी। जो जदीद जो हेरिडिटी विरासत की थ्योरी है उसकी जो बेस है, उसकी जो बुनियाद है, उसकी बुनियाद क्या है, मेंडल का वर्क है। मतलब कोई के जो मेंडल ने काम किया था, मेंडल ने जो वर्क किया था, वही काम मेंडल का वो मॉडर्न
जो जदीद थ्योरी है जेनेटिक्स की, हेरिडिटी की, विरासत की, उसकी बुनियाद बना। मतलब आप बताते जाएंगे कि हिज वर्क उसका जो काम है, मतलब कि किसका काम है, मेंडल का, तो आप बताएंगे हिज वर्क बिकम बेसिस ऑफ, इसका जो काम था वो बुनियाद बना। किस चीज की बुनियाद बना, तो आप बताएंगे बेसिस ऑफ मॉडर्न हेरिडिटी थ्योरी। मॉडर्न हेरिडिटी थ्योरी, जो मॉडर्न हेरिडिटी थ्योरी है, जो जदीद विरासत की थ्योरी है, उसकी जो बुनियाद है, कौन सी चीज़ उसकी बुनियाद है, तो आप बताते जाएंगे कि जो मेंडल था, मेंडल का वर्क ही बुनियाद था किस चीज़ की, मॉडर्न हेरिडिटी थ्योरी की। अब मज़ीद अगर बात की जाए कि जो आपके पास मेंडल है वो पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, तो आप बताएंगे 22 जुलाई को। तो आप बताएंगे ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुआ है, कब पैदा हुआ, ऑन 22 जुलाई, 22 जुलाई को जो है वो पैदा हुआ। अब 22 जुलाई और आप बताएंगे 1822 में, मतलब 1822 के अंदर 22 जुलाई को वो जो है पैदा हुआ है। कहाँ पे पैदा हुआ है, तो आप बताते जाएंगे, इसको हम बोलते हैं ज़िक रिपब्लिक। ये जो आपके पास ज़िक रिपब्लिक है, ये यूरोप के अंदर छोटा सा कंट्री है। यूरोप के अंदर छोटा सा जो कंट्री है जिसका नाम है ज़िक रिपब्लिक, इसी के अंदर, इसी मुल्क के अंदर जो मेंडल था वो 22 जुलाई 1822 को जो है वो पैदा हुआ। इसके बाद अगर बात की जाए, ही परफॉर्म्ड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स, कि जो आपके पास मटर का पौधा है, लाजमी जहन में रखेंगे, मटर का पौधा है जिसको हम गोल्डन पी कहते हैं, जिसको हम पी प्लांट कहते हैं, जिसको हम पाइजम सैटिवम कहते हैं, उस पौधे पर जो मेंडल था उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की, किस चीज़ के ऊपर, मटर के पौधे पर। तो आप बताते जाएं कि जो आपके पास मेंडल है, ही परफॉर्म्ड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, उसने तजर्बात की एक सीरीज परफॉर्म की। किस चीज पर परफॉर्म की, तो आप बताते जाएंगे ऑन पी प्लांट्स। अब ये जो पी प्लांट है इसको हम क्या नाम देते हैं, पाइजम सैटिवम, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, पाइजम सैटिवम का नाम देते हैं। तो इस पौधे पर वो जो मेंडल था उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो आप एक और चीज़ माइंड में रखते जाएंगे, लाजमी तौर पर ध्यान में रखेंगे कि उसने जो ये पौधा था, इस पौधे पर कितना अरसा काम किया, बड़ी इंपॉर्टेंट मारूजी है। तो कहीं पे कहा जाता है 11 साल, कहीं पे कहा जाता है 16 साल। तो आपने 11 साल को फॉलो करना है कि तकरीबन 11 साल तक जो है मेंडल ने पी प्लांट पर वर्कआउट किया। तो आप देखिएगा, लाजमी तो पर याद रखेंगे, ही वर्कड, उसने काम किया ऑन पी प्लांट, जो मटर का पौधा है उस पौधे पर, मटर के पौधे पर जो है जो मेंडल था उसने काम किया था। कितने अरसे के लिए, तो आप बताएंगे फॉर 11 years, तकरीबन जो है 11 साल मेंडल ने काम किया। किस चीज़ पर, पाइजम सैटिवम पर, या जिसको हम क्या नाम देते हैं, पी प्लांट का नाम देते हैं। अगर वो अरसा देखा जाए तकरीबन 1854 से लेकर 1856
1965 तक, ये 11 साल का अरसा है जिसमें जो है मेंडल ने काम किया था किस चीज़ पर, मटर के पौधे पर। अब मजीद अगर देखा जाए, ये जो मेंडल था, ही कल्टीवेटेड एंड टेस्टेड, ही कल्टीवेटेड, उसने काश्त किए, एंड टेस्टेड, और टेस्ट किए। किसने टेस्ट किए आप बताएंगे, मेंडल ने। अब आप ये देखेंगे किस चीज पर टेस्ट किए, पौधे पर। तो कितने पौधे इस्तेमाल किए, कितने पौधे इस्तेमाल किए जिनको उसने काश्त करवाया और टेस्ट करवाया, तो आप लाजमी तौर पर याद रखेंगे वो जो पौधे थे उनकी तादाद थी 28,000। 28,000 जो पी प्लांट्स हैं, इनके ऊपर जो है मेंडल ने जो है क्या किया था, काम किया था। अब आप मज़ीद अगर देखें, अपना काम करने के बाद जब इसने सारा ये काम कर लिया, तो ये काम मुकम्मल करने के बाद मेंडल जो है उसने सबसे पहला लेक्चर दिया। किस चीज़ पर लेक्चर दिया? जो उसने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनके जो नतायज हासिल हुए थे, उन पर मेंडल ने अपना पहला लेक्चर दिया। कब दिया? 1865 में। तो ये एक और एमसीक्यूज आप याद करते जाएंगे कि इसने क्या किया है, ही डिलीवर्ड, उसने डिलीवर किया। क्या डिलीवर किया? फर्स्ट लेक्चर, अपना पहला लेक्चर दिया। अब आप देखेंगे किस चीज पर दिया, ऑन पी एक्सपेरिमेंट्स, जो उसने मटर के पौधे थे उनके ऊपर जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर जो मेंडल है उसने क्या किया था, लेक्चर दिया था। अब अगर ये देखा जाए लेक्चर जो है उसने कब दिया था, तो आप लाजमी तौर पर याद रखेंगे 1865 में। 1865 में जो है वो क्या करता है, अपने काम पर, पी प्लांट पर जो उसने एक्सपेरिमेंट किए थे उस पर जो है वो लेक्चर देता है। अब आप ये देखिएगा, उसने अपना पेपर क्या करवाया, पब्लिश करवा दिया। जो उसने चीज़ें लिखी हुई थी, जो उसने अपने काम के नतायज लिखे हुए थे, उनको उसने क्या किया, पब्लिश करवा दिया। अब वो जो पेपर था उसका नाम है एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन, और इसको उसने पब्लिश कब करवाया, 1866 में, 1866 के अंदर। अब आप ये देखें तो लाजमी तौर पर माइंड में रखेंगे, ही पब्लिश्ड, उसने पब्लिश करवाया। अब आप देखें क्या पब्लिश करवाया, ही पब्लिश हिज पेपर्स, उसने पेपर को जो है पब्लिश करवाया। अब उस पेपर का नाम देखेंगे, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। ये वो पेज है, ये वो पेपर है जिसको, मतलब ये जो पेपर था जिसका नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन, इस पेपर को पब्लिश करवाया, शाये करवाया, लोगों के सामने पेश किया। कब ये पेश किया गया, तो लाजमी तौर पर आप याद रखेंगे 1866 के अंदर। कौन पब्लिश करवा रहा है, मेंडल। अब आप ये देखें, जब ये काम सारे का सारा हो गया, तो इन कामों का नतीजा, इन कामों के रिजल्ट में हमें दो चीज़ें मिली जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप बड़े मज़े से पढ़ते हैं, जिनको आप फ़ख्र से पढ़ते हैं, जिनको आप खुशी से पढ़ते हैं। वो लॉ पेश किए जो बायोलॉजिकल लॉज में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ हेरिडिटी, या मेंडल्स के लॉज, जिनको हम क्या नाम देते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट, और इसके साथ साथ हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो लॉज थे वो कब बने, जब मेंडल ने ये सारा काम किया। तो मेंडल का जो रिज़ल्ट था एक्सपेरिमेंट का, उसकी वजह से हमें दो लॉ मिले, जिनको हम क्या नाम देते हैं, लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नाम देते हैं। तो इस पॉइंट को आप समझेंगे कि हिज एक्सपेरिमेंट्स उसके जो तजर्बात थे, रिजल्टेड इन, वहां से नतीजा निकला, रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ लॉ ऑफ हेरिडिटी, विरासत के लॉ बन गए। इनके रिजल्ट के, इनके जो एक्सपेरिमेंट थे, तजर्बात थे इसके, उनके रिजल्ट की वजह से हमारे पास जो विरासत है उसके लॉ बने, जिसको हम क्या नाम देते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जो दूसरा लॉ है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नाम देते हैं। अब आप मजीद देखें कि ये जो आपके पास मेंडल का काम था, मेंडल के काम ने कोई इम्प्रेशन नहीं दिया लोगों पर, मतलब लोग जो थे, लोगों के सामने इसके काम की कोई अहमियत नहीं थी। अब हम ये देखेंगे कि क्यों अहमियत नहीं थी। इसकी वजह यह है क्योंकि लोग जो थे वो इसके काम को अच्छे से समझते नहीं थे, जितना समझना चाहिए लोगों के पास इतना इल्म नहीं था उसको समझने का, जिसकी वजह से इसके काम को जो है वो नेगलेक्ट किया गया। कितने अरसे के लिए? 34 साल के लिए। तो इस पॉइंट को आप लाजमी याद रखेंगे एज आ MCQs। मारूजी के हवाले से तो आप लिखेंगे कि हिज एक्सपेरिमेंट्स, इसके जो तजर्बात थे, इसका जो वर्क था, तो आप इसको मजीद सिंपल कर दें, हिज वर्क, उसका जो काम था, मेड नो इम्प्रेशन, उसके काम का कोई भी असर नहीं पड़ा। कितना अरसे तक? फॉर नेक्स्ट 34 ईयर्स, तकरीबन अगले 34 साल तक इसके काम का कोई भी लोगों पर असर नहीं पड़ा। उसके बाद जो है तकरीबन 90, मतलब कि 1900 में, तकरीबन 1900 के अंदर जो तीन साइंसदान आए, तीन इन्वेस्टिगेटर्स आए, जिन्होंने इसके काम को फिर से रिकॉग्नाइज किया, फिर से वो सामने लेकर आए। उनमें वेरीज, कुरेंस और जैक मार्क, तीन साइंसदान हैं जिन्होंने 34 साल के बाद 1900 में दोबारा से मेंडल के वर्क को जो है वो रिकॉग्नाइज किया। तो लाजमी तौर पर आप याद रखेंगे कि 1900 के अंदर हिज वर्क, जो मेंडल का काम था, हिज वर्क, उसका जो काम था, वॉज रिकॉग्नाइज, उसके काम को रिकॉग्नाइज किया गया। किसने किया? रिकॉग्नाइज बाय वरीज, ये साइंसदान है। इसके साथ साथ कुरेंस, ये एक और साइंसदान है। कुरेंस एंड जैक मार्क, ये तीन साइंसदान ऐसे हैं जिन्होंने 1900 के अंदर जो काम ठप कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था मेंडल का, उसको फिर से क्या किया? रिकॉग्नाइज किया। अब हम ये देखेंगे कि मेंडल का जो काम था उसकी नेग्लेक्शन की वजह क्या थी, उसके काम को क्यों नेग्लेक्ट किया गया। तो इनको भी समझने के लिए हमें रीजंस चाहिए कि इसके काम को क्यों रिजेक्ट किया गया था, क्यों नेग्लेक्ट किया गया था। तो उसको हम एक और हेडिंग्स के साथ जो है वो देखेंगे, जिसको अब हम क्या नाम देंगे? रीजंस फॉर नेग्लेक्शन ऑफ हिज वर्क, नेग्लेक्शन ऑफ हिज वर्क। जो मेंडल का काम था
उसको नेग्लेक्ट करने की रीज़न क्या थी, वजह क्या हुई जिसकी वजह से इसके काम को जो है वो क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया। इसको आपने लाजमी तौर पर माइंड में रखना है। अब पहली रीज़न देखें, बहुत ज़्यादा जो है रीज़न्स मौजूद हैं, तो उनमें से पहली रीज़न जो है, ऑल बायोलॉजिस्ट वर फॉलोअर्स ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि जेनेटिक्स का कंसेप्ट नहीं था, जिसकी वजह से जो साइंसदान थे वो जेनेटिक्स पर जो है यकीन नहीं रखते थे और वो एवोल्यूशन की थ्योरी पर जो है यकीन रखते थे। वो कहते थे कि जो चेंजेस आ रही हैं जानदारों के अंदर, उनमें जेनेटिक्स का कोई किरदार नहीं है, जेनेटिक्स का कोई किरदार नहीं है खसूसियात को आगे लेकर जाने में। वो क्योंकि किस चीज़ पर इन्हिसार करते थे, किस चीज़ को फॉलो करते थे, डार्विन की थ्योरी पर वो मतलब यकीन रखते थे, जिसको हम क्या नाम देते हैं, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो आप लाजमी बताते जाएंगे कि ऑल साइंटिस्ट्स, जितने भी साइंसदान थे या जितने भी आप समझ लें बायोलॉजिस्ट थे, वर फॉलोअर्स ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, के जो डार्विन की एवोल्यूशन की थ्योरी है उस पर यकीन रखते थे साइंसदान, जिसकी वजह से साइंसदानों ने जो मेंडल का वर्क था उसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। ये पहली वजह थी। अब अगर ये देखा जाए, इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास जो जर्नल है, जर्नल जिसके अंदर मेंडल जो है वो मेंडल ने अपना काम को पब्लिश करवाया था, उसकी कोई भी रिकग्निशन नहीं हुई, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है उसको लोग पहचानते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे, जिसकी वजह से इसके काम को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप लिखेंगे कि जर्नल जिसके अंदर इन विच ही वर्क या हिज वर्क पब्लिश, उसका जो काम था वो जर्नल के अंदर पब्लिश किया गया, जिसकी वजह से वो जो पब्लिश किया गया उसका काम, तो आप लाजमी तौर पर याद रखेंगे, नॉट रिकॉग्नाइज्ड, उसकी पहचान नहीं थी, उसको लोग समझते नहीं थे, जिसकी वजह से इसके काम को क्या हुई, बहुत ज़्यादा समझने में ताख़ीर हुई और इसको क्या कर दिया गया, नेगलेक्ट कर दिया गया। अब मज़ीद अगर देखा जाए, जितने भी पहले वाले साइंसदान थे, पुराने जितने भी साइंसदान थे, वो फैमिलियर नहीं थे। किस चीज़ से फैमिलियर नहीं थे, तो आप लाजमी तौर पर याद रखेंगे कि जितने भी आपके पास क्या हैं, जितने भी साइंसदान हैं, ऑल साइंटिस्ट्स जितने भी साइंसदान थे, वर नॉट फैमिलियर, वो जो साइंसदान थे वो नावाकिफ थे। किस चीज़ से नावाकिफ थे, नॉट फैमिलियर विद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा, कि जो आपके पास एक्सपेरिमेंट या तजर्बात के बाद जो डेटा इकट्ठा होता है उसका मुवाजना करने के लिए कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं था, तज्जिया नहीं था, जिसकी वजह से जो है मेंडल के काम को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। ये आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जितने भी रेड कलर में लिखे हुए हैं ये सारी की सारी मारूजियाँ हैं। आप लोग ये मारूजियाँ याद कर सकते हैं। जो एग्जामिनेशन मतलब आपका जो सेकंड ईयर का पेपर होना है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एमडी कैट के लिहाज से भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं और एनएमडी कैट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप जो भी बायो का टेस्ट देंगे, मेडिकल टेस्ट देंगे, उसके हवाले से ये मारूजियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट, कि मेंडल जो है उसने पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया। ये जो इसका जवाब जो है कि मेंडल ने अपने काम के लिए पी प्लांट का इंतखाब क्यों किया, इस पे एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, अगली वीडियो के अंदर उसका जवाब आपको मिलेगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी तौर पर आप कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हौसला मिले और इसी तरह का काम आपके साथ शेयर होता रहे। और हाँ, लास्ट में मैं आपको बताता जाऊं कि इस जो आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, जिनके अंदर बायोलॉजी के फर्स्ट ईयर के लिहाज से, सेकंड ईयर के लिहाज से पेपर्स और एमसीक्यूज़ भी शेयर किए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी शेयर किए जाएंगे और एमडी कैट के लिहाज से भी लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पढ़ रहे हैं, हर हफ्ते बाद मतलब संडे को एतवार को एक छोटा सा टेस्ट होगा जो ग्रुप के अंदर शेयर किया जाएगा, और आप लोग उसको हल करेंगे और उसका जवाब जो है, उसके जवाब आप लोग मेरे पर्सनल इनबॉक्स में जो है आप आएंगे व्हाट्सएप पे, और वहाँ पे पेपर चेक करके वापस आपको दिया जाएगा और एक वीडियो बनाई जाएगी, मतलब जो आप लोगों ने पेपर हल किया होगा उस पर, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को आप लोग शेयर करें ये चीज़ें, ताकि वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।